नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो है सेकंड पेपर कक्षा 12वीं का 13 तारीख को है, जो हम बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा आशा करता हूं मैं कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप वो सभी लोग ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बेस्ड है, उसी के ऊपर से मैंने बनाया हुआ हूँ। तो आप सभी लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और हमने जो है 15 अध्याय कर लिए हैं, अब 5 अध्याय और बचे हैं हमारे, और अभी हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेयरी उत्पादों का विवरण। डेयरी उत्पादों का विवरण में हम देखेंगे कि कैसे डेयरी उत्पादों को जो है बेचा जाता है और कैसे उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो मार्केटिंग ऑफ डेयरी प्रोडक्ट में दिया है विकल्प वाले प्रश्न अभी हम देख रहे हैं। तो क्या विकल्प में कौन सा प्रश्न आने की संभावना है? तो विकल्प में हम देखेंगे जो है इसमें ये प्रश्न आने की संभावना है, ये आ सकता है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना पूछ सकता है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना पूछ सकता है, कब हुई थी? 1972 में हुई थी। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1972 में हुई। अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित में से किस संस्थान को राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें हमसे पूछा गया है कि किस संस्थान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा प्राप्त है। तो वो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को संस्थान का दर्जा प्राप्त है, और ये कहाँ पर है? हिसार, हरियाणा। फिर दिया है दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं? दुग्ध संघ मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 13 तो होनी चाहिए। ये थे। और हम देखते हैं कौन सा प्रश्न इसमें से आ सकता है। तो देखिए, पाश्चुरीकृत दूध को भंडारित करना चाहिए। तो हमसे ये पूछा गया है कि पाश्चुरीकृत किया गया दूध को भंडारित करने के लिए कितने सेंटीग्रेड तापमान पर रखना चाहिए? तो यहाँ पर हमें 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है जो 14 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यानी NDDB की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। फिर इसके बाद में क्या पूछा है? मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दुग्ध की कीमत निर्धारण का आधार है। तो दुग्ध की कीमत किस पर आधारित है? दूध की कीमत जो है वसा पर आधारित होती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय कृषि विपणन की स्थापना हुई थी 1988 में, और ये राजस्थान में। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, और सबसे ज़्यादा इस अध्याय से जो है रिक्त स्थान ही आए हुए हैं, उनको हम ठीक से समझते हैं। एक एक करके हम उनको देखते हैं कौन सा रिक्त स्थान पूछा गया था। तो पहला रिक्त स्थान क्या पूछा गया है? ऑपरेशन फ्लड के वाणिज्यिक कारोबार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 1970 में खालिस्तान की स्थापना हुई थी। 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। भारतीय डेयरी निगम, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। अगला क्या दिया है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है हिसार, हरियाणा पर स्थित है। हिसार हरियाणा पर स्थित है। फिर क्या पूछा है? 2024 में आया हुआ था ये प्रश्न। पूछा है दूध का प्रशीतन करने के लिए खालिस्तान सेल्सियस से कम तापक्रम की आवश्यकता होती है। यानी दूध को ठंडा करने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। फिर क्या पूछा? उसके नीचे का अगला प्रश्न जो है 4 नंबर का, डेयरी विकास आधारित अनुसंधान प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाला राष्ट्रीय संस्थान है। तो यह सब कौन करता है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, या NDRI। ये सब किसका कार्य है? NDRI का है।
सहकारी दुग्ध संघ खालिस्तान स्तर पर कार्य करता है। सहकारी दुग्ध संघ जो है जिला स्तर पर कार्य करता है। कहाँ पर कार्य करता है? जिला स्तर पर कार्य करता है। अमूल का पूरा नाम क्या है? अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब फिर क्या दिया है? NDDB का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। फिर क्या दिया है? दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना खालिस्तान कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। समानता और ऐच्छिक सदस्य खालिस्तान के सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत किसके हैं? सहकारिता के। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन खालिस्तान राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। कहां पर होता है? यूपी में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? करनाल हरियाणा पे है। कहां पर है? करनाल हरियाणा पर है। तो ये विकल्प थे जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सत्य असत्य भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए इस अध्याय से, तो हम एक एक करके हल करेंगे। पहला क्या पूछा हमसे? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भैंस के बछड़े के क्लोन को तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न भी सही है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भैंस के बछड़े के क्लोन को तैयार किए गए। ये बात भी सही है। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1960 में नहीं हुई थी, 1972 में हुई थी। पाश्चुरीकृत दूध को 200 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। बिल्कुल। पाश्चुरीकृत दूध को 200 सेल्सियस पर भंडारित किया जाता है। ये प्रश्न भी कैसा है? गलत है। अब हम देखने वाले हैं पांचवा प्रश्न, और पांचवा प्रश्न में क्या दिया है? अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। बिल्कुल सही है, ये भी सत्य है। दूध संघ का ढांचा त्रिस्तरीय संगठन है। ये जो छठवां वाला जो दिया है ये भी कैसा है? सत्य है। दूध के मूल्य का निर्धारण केवल दैनिक होता है। बिल्कुल गलत। मासिक भी होता है, साप्ताहिक भी होता है। आनंद मिल्क उत्पादन अमूल का पूरा नाम है। आनंद मिल्क उत्पादन अमूल का पूरा नाम नहीं है, जबकि अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है। बिल्कुल सही है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना 1960 में हुई थी। नहीं, 1965 में हुई थी। सही आंसर क्या है? 1965। अब इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में क्या प्रश्न दिया है? इस अध्याय से बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इसलिए हमें समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना मेरे साथ में। जो प्रश्न आपको समझ नहीं आता आप वो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। राष्ट्रीय डेयरी निगम, तो राष्ट्रीय डेयरी निगम का संबंध किससे है? राष्ट्रीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में हुई थी। दूसरा क्या दिया है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। फिर क्या दिया हुआ है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये अमूल का पूरा नाम है। किसका पूरा नाम है? अमूल का पूरा नाम है। फिर दिया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। ये चौथे नंबर का है। फिर इसके बाद में दिया है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? डेयरी विकास से है। और छठवां प्रश्न आता है सहकारिता का सिद्धांत। सहकारिता का कैसा सिद्धांत है? सहकारिता का समानता का सिद्धांत है। ये हमारे सही जोड़ी थी। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर जो प्रश्न आए हुए हैं हम उनको ध्यान से समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? अमूल का पूरा नाम क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। बिल्कुल सही है। फिर क्या दिया है? भारतीय घास मैदान एवं चारा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, झांसी पर है। फिर दिया था NDDB का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर इसके बाद में क्या दिया है? नाफेड का दिया है। नाफेड का फुल फॉर्म पूछा है। नाफेड का क्या है?
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या राष्ट्रीय कृषि सहकारिता एवं विपणन फेडरेशन, ये किसका पूरा नाम है, नफेड का। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी, बिल्कुल सही है ये। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न क्या पूछा गया था, पाश्चुरीकृत दूध को कितने तापमान पर भंडारित किया जाना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित किया जाना चाहिए, ये विकल्प में भी आया था। अब हम अध्याय देखने वाले हैं 16, जो मुर्गी पालन है। तो देखिए मुर्गी पालन से कौन सा प्रश्न पूछे गए हैं, यानी आ सकते हैं पूछे जाने वाले तो हम देखेंगे, अभी जो संभावित है वो प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो संभावित प्रश्न को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आ सकते हैं वो क्या है, भारत के किस राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है, तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य को अंडे की टोकरी कहा जाता है। अंडे के अंदर सफेदी की कितनी परतें होती है, 3 होती है। अंडे में योक को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, उसे कौन सी झिल्ली कहते हैं। अंडे में योक को घेरने वाली झिल्ली को बिलेटीन झिल्ली कहा जाता है। ब्रूडिंग के अंतिम सप्ताह में तापमान रखा जाता है, ब्रूडिंग के अंतिम सप्ताह में तापमान जो है 78 फ़ारेनहाइट रखा जाता है। अंडे का पहली बार कैंडलिंग परीक्षण उन्हें इंक्यूबेटर में रखने के कितने दिन बाद किया जाता है, पहली बार 5 से 7 दिन में किया जाता है। अब प्रश्न क्या, 6वां, मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है, औसत भार वाले जो अंडा होता है वो कितने ग्राम का कहलाता है, वो जो है 57 ग्राम का कहलाता है। अब देखते हैं सत्तर में क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया, मुर्गी के अंडे के अंदर जाइगोट बनने के लिए निरंतर 37.8 सेल्सियस या 100 फ़ारेनहाइट ताप की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न कैसा है, बिल्कुल सत्य है ये। फिर क्या दिया है, इंक्यूबेटर का तापमान 100 सेल्सियस होता है, ये प्रश्न कैसा है, गलत। यदि 100 सेल्सियस हम इंक्यूबेटर का टेम्परेचर रखेंगे तो अंडे जो है हमारे पूरे बॉयल हो जाएंगे। फिर हम एक संभावित प्रश्न देखेंगे, वो क्या है, इंक्यूबेटर के अंदर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्रमशः ऑक्सीजन की 21% एवं कार्बन डाइऑक्साइड की 0.5% होनी चाहिए। ये प्रश्न कैसा है, बिल्कुल सत्य है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.5% होनी चाहिए, ये प्रश्न आ सकता है। फिर जो है 6वां नंबर में दिया, देखो व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, बिल्कुल गलत। ये व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी जो है ये कहाँ की है, ये इटली की मुर्गी है जो सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली है। अब इसके बाद में सही जोड़ी देखेंगे, सही जोड़ी में कौन सा प्रश्न आ सकता है, तो सही जोड़ी में देखेंगे, पहला प्रश्न देखेंगे सही जोड़ी में, अंडे को जांचने की क्रिया क्या कहलाती है, कैंडलिंग परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है, कैंडलिंग परीक्षण कहलाती है। फिर इसके बाद में क्या दिया, वह मादा मुर्गी जो अंडे देने के लिए पाली जाती है, अंडे देने के लिए पाले जाने वाली मुर्गी को लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर 2 नंबर का है। वे पक्षी जो मांस के लिए पाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मांस के लिए पाले जाने वाले पक्षी को बॉयलर कहते हैं, ये 3 नंबर का। फिर दिया है, अंडे को सेने वाला यंत्र इंक्यूबेटर कहलाता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर मुर्गी का संबंध किससे, मुर्गी का संबंध ग्रोअर से है, किससे है, ग्रोअर से। तो इस तरह से ये सही जोड़ी बनेगी हमारी। और फिर अगली बार जो प्रश्न पूछा गया था 25 में, वो इस अध्याय से क्या पूछा गया था, एक शब्द में ये पूछा गया था। प्रश्न में क्या पूछा है, व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी वर्ष में लगभग कितने अंडे देती है, तो 300 अंडे देती है। कितने अंडे देती है, 300 अंडे, 280 से 300 अंडे देती है, 280 से 300 अंडे देती है। जन्म लेने के लगभग कितने देर बाद चूजे सक्रिय होकर चुगने योग्य हो जाते हैं, 24 घंटे के बाद। कितने घंटे बाद, 24 घंटे के बाद वो जो है थोड़ा बहुत दाना चुगने लगते हैं। कैंडलर से अंडे की जांच करने की विधि को क्या कहते हैं, कैंडलिंग कहते हैं। कौन सा परीक्षण कहते हैं, कैंडलिंग परीक्षण कहा जाता है।
मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने हेतु आवश्यक दिनों की संख्या होती है। कितने दिनों की संख्या होती है? 21 दिनों की संख्या होती है। अब देखेंगे हम अध्याय 17, और अध्याय 17 में क्या दिया हुआ है? मुर्गियों हेतु गृह व्यवस्था यानी हाउसिंग मैनेजमेंट फॉर पोल्ट्री। इसमें देखेंगे कि विकल्प कौन कौन से आए थे। पहला प्रश्न क्या है? एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि के धरातल से ऊंची होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 फीट होनी चाहिए। फिर क्या दिया? मुर्गीशाला का तापक्रम समांतर रखा जाता है, यानी 50 से 85 फ़ारेनहाइट रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 50 से 85 फ़ारेनहाइट। और तीसरा क्या दिया है? मुर्गीशाला में निम्नलिखित में से क्या हर समय रहना चाहिए? तो हर समय स्वच्छ पानी, दाने का डिब्बा, लकड़ी का बुरादा, उपर्युक्त सभी होना चाहिए। अब क्या पूछा गया है? किसी मुर्गीशाला के लिए धूप का महत्व है। शुष्कता बनाए रखने के लिए, कीटाणुओं का नाश करने के लिए, मुर्गियों के शरीर में विटामिन डी के निर्माण के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए धूप का महत्व है। मुर्गीशाला में गहरी बिछावन के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? ये पूछा गया है। सूखी घास का भी किया जाता है, चूना का भी किया जाता है, लकड़ी का बुरादा, उपर्युक्त सभी का किया जाता है। भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि है, वो कौन सी विधि है? गहरी बिछावन पद्धति। फिर इसके बाद में क्या दिया है? डीप लीटर प्रणाली संबंध है। डीप लीटर प्रणाली को ही गहरी बिछावन पद्धति कहते हैं और ये मुर्गी से संबंधित है। फिर दिया है एक बाइट लैंग हारने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो एक बाइट लैंग हारने के लिए जो स्थान है 1.2 वर्ग मीटर की जरूरत होती है। 2013 में आए हुए प्रश्न क्या है? मुर्गी पालन में निम्नलिखित किस पर ध्यान देना आवश्यक है? प्रजनन व्यवस्था पर, पोषण पर, बीमारियों की रोकथाम पर, तो उपर्युक्त सभी पर ध्यान देना चाहिए। एक मुर्गे के साथ सामान्यतः कितनी मुर्गियों को रखा जा सकता है? तो एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गियों को रखा जा सकता है। अब हम देखेंगे रिक्त स्थान, जो बहुत बार पूछे गए हैं। अब रिक्त स्थान में क्या पूछा गया है देखते हैं हम। मुर्गीशाला में खिड़की खाली स्थान की ओर होनी चाहिए, यानी किस दिशा पर होनी चाहिए? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। फिर क्या है अगला प्रश्न? मुर्गीशाला का औसत तापक्रम खाली स्थान होना चाहिए। तो 50 से 85 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50 से 85 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर क्या पूछा है? पिंजरा प्रणाली पद्धति खाली स्थान संबंधित है। किससे संबंधित है? मुर्गी पालन से संबंधित है। मुर्गी पालन से संबंधित है। मुर्गी पालन में प्रति मुर्गी कम से कम खाली स्थान घेरती है। मतलब कितना स्थान चाहिए? 1 वर्ग फीट स्थान चाहिए। 1 वर्ग फीट स्थान चाहिए। एक मुर्गे के साथ खाली स्थान मुर्गी रखी जा सकती है। 8 से 10 मुर्गी को रखी जा सकती है। एक आदर्श कुक्कुटशाला को धरातल से 2 फीट ऊंचा बनाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से खालिस्तान पद्धति की सर्वोत्तम विधि है। मुर्गी पालन की गहरी बिछावन पद्धति सर्वोत्तम उपयुक्त मानी जाती है। पिंजरा पद्धति में मुर्गियों के पालने से विटामिन खालिस्तान की कमी हो जाती है, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये खालिस्तान है। अब हम सत्य देखेंगे। सबसे अधिक बार आए हुए प्रश्न है इसमें। सूर्य प्रकाश की कमी से पक्षियों में विटामिन डी की कमी हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है ये। मुर्गीशाला में धूप से शुष्कता नहीं रहती है, ये गलत है, रहती है। पिंजरा पद्धति में आहार एवं पानी दूषित नहीं हो पाते हैं, ये भी कैसा है? सत्य है। मुर्गीशाला में लकड़ी या धातु के बक्से में राशन या दाने के साथ ग्रिट अथवा कवच चूर्ण रखने से मुर्गियों को कैल्शियम की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल सही। गहरी बिछावन पद्धति द्वारा अच्छी खाद प्राप्त होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही। गहरी बिछावन पद्धति मुर्गी से संबंधित है। हाँ, बिल्कुल सही। कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 30 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। फिर इसके बाद में क्या दिया है? आदर्श कुक्कुटशाला का फर्श धरातल से 60 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा होना चाहिए, ये कैसा है? बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में 100 मुर्गियों के लिए जालीदार घर 3x2x1 मीटर आकार का आवश्यक होता है। यह प्रश्न कैसा है? असत्य है। अब इसके बाद में लास्ट प्रश्न क्या दिया इसका कि मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथियां पाई जाती है। बिल्कुल गलत। मुर्गियों में पसीने वाली ग्रंथि नहीं पाई जाती है।
अब हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखेंगे क्या दिया है, परचेज या बसेरे। परचेज या बसेरे का संबंध किससे है, मुर्गियों के बैठक व आराम करने के स्टैंड को कहते हैं। पहला ही है। पिंजरा प्रणाली। पिंजरा प्रणाली में कितनी मुर्गियों को रखा जा सकता है, 250 मुर्गियों को रखा जा सकता है। विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी किस में हो जाती है, विटामिन डी की कमी जो है पिंजरा प्रणाली में हो जाती है। फिर इसके बाद में क्या दिया, मुर्गी फार्म की छत। मुर्गी फार्म की छत किससे बनी होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो छप्पर पक्की खपरेल की बनी होती है। अब इसके बाद में क्या दिया है, कुंकुट गिरह। कुंकुट गिरह का संबंध किससे है, गहरी बिछावन पद्धति से है। कुंकुट गिरह का संबंध गहरी बिछावन पद्धति से है। फिर छठवा क्या दिया है, मुर्गी गिरह या अधिक अंडा उत्पादन। यानी मुर्गी गिरह की जो है, यहाँ हमसे एक प्रश्न गलत हो गया। तो यहाँ कुंकुट गिरह का संबंध किससे है, कुंकुट गिरह जो हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में बनाया जाता है, पांचवा ये है। और इसके बाद में मुर्गी गिरह या अधिक अंडा उत्पादन, ये संबंध किससे है, छठवीं से है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब अगले 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं प्रश्न उत्तर भी अगली क्लास में लेके आने वाला हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।